एक और टर्म आती है यहाँ पर जिसको कहते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। हेडिंग डालो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जानते हो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है? अगर सिर्फ विस्कोसिटी लिखा है तो उसको हमेशा डायनेमिक विस्कोसिटी समझना, यानी कि उसको आप समझना म्यू। ठीक है, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी बेसिकली एक डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन क्या है? द वैल्यू ऑफ म्यू इज गिवन बाय म्यू डिवाइडेड बाय रो। यानी कि जो भी फ्लूइड की विस्कोसिटी है उसको उस फ्लूइड की डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं, डेंसिटी से, तो आपको जो टर्म मिलती है उसको क्या कहते हैं? काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। नोट कर लो, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जो भी फ्लूइड की विस्कोसिटी है उसको जब आप डेंसिटी से, उसी फ्लूइड की डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं तो जो टर्म आपको मिलती है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहलाती है। कई बार आप करते हो, जैसे इक्वेशन लिखी हुई है 3x स्क्वायर प्लस 5x इसका स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 5x है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो प्लस 6, ठीक है, प्लस 70 इक्वल टू 0। तो कई सारे सब्सटीट्यूशन नहीं करते कि ये टर्म बार बार आ रही है तो क्यों ना इसको एक नया नाम दे दें। तो ये एक नया नाम है। जब जब भी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज फॉर्मूले वगैरह देखते हैं तो म्यू और रो साथ में दिखता है, तो क्यों दो दो बार लिखे? एक टर्म बना दी गई जिसका नाम दे दिया उन्होंने काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और कोई रोल नहीं है इसका। ठीक है, ध्यान दो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को सिंबल दिया है न्यू, इसको कहते हैं न्यू सिंबल, है ना। इसकी यूनिट देखें तो यूनिट क्या होगी? व्हाट इज द यूनिट? बताना जरा, व्हाट इज द यूनिट? तो इसकी यूनिट में आप देख सकते हो कि आप लिख सकते हो इसको न्यूटन। ठीक है, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज न्यूटन? न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो न्यूटन हो गया। ठीक है, यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, ठीक है, du बाई dy था, तो du बाई dy में मीटर पर सेकंड, और ये मीटर, ये पूरा रिकॉल होना चाहिए आपको इस तरीके से ना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, ठीक है, ये तो आपका टाउ था, डिवाइडेड बाय du बाई dy, वापस से करवा रहा हूँ आपको, du बाई dy मीटर पर सेकंड किया, मल्टीप्लाइड बाय मीटर किया। आप चाहते तो सीधा यूज कर सकते थे न्यूटन इनटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर, उसको भी अगर याद रहता है तो, नहीं याद रहता तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, व्हाट इज डेंसिटी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम से किलोग्राम विल कैंसिल आउट, ठीक है, एंड दिस टर्म विल बिकम, देखो जरा क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर से ये गया तो दिस इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड, देखना जरा यही बन रहेगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, है ना, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको यदि कन्वर्ट करवाए सीजीएस में तो देखना जरा कन्वर्जन क्या होगा। व्हाट इज द सीजीएस यूनिट? अगर इसकी सीजीएस यूनिट कन्वर्ट करवाए तो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्या लिख सकते हैं इसको? 1 की जगह 1, मीटर स्क्वायर की जगह फिर से 100 सेंटीमीटर इसके स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको भी एक विशेष नाम दिया गया है, इसको कहते हैं स्टॉक्स। ठीक है, इसको कहते हैं स्टॉक्स, नोट कर लो। तो बेसिकली आपका रिजल्ट क्या है कि जब आप इसको सीजीएस यूनिट से आप जब स्टैंडर्ड यूनिट्स में लेकर के जाए या एमकेएस में लेकर के जाए तो आपको 10⁴ फैक्टर का ध्यान रखना है। ठीक है, नोट कर लो। तो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यूनिट्स का ध्यान रखना। ये यूनिट आपकी सॉइल में भी आती है, पता है कि आपको? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड कहीं पर आती है, कहां पर आती है? कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, है ना, सीवी की जो यूनिट है वो भी यही है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला वहां पे होता है जहां से 50 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, K बराबर CVMV गामा W, ये ऐसा फॉर्मूला है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, है ना। और इसकी यूनिट यदि आप हाथों हाथ भी देखें तो आपको दिख भी जाएगी यहाँ से। MV आता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है ना, जो कि AB डिवाइडेड बाय 1 + C0 होता है ना। तो वहां से यूनिट निकालो, और AB क्या होता है? डेल्टा E डिवाइड बाय डेल्टा सिग्मा होता है। ठीक है, रिकॉल किया करो क्योंकि पूरी सिविल आपको पढ़नी है, एक ही दिन आपको एग्जाम में बैठ करके सारी चीजों का टेस्ट देना है ना, तो आपको रिकॉल चीजें बहुत फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं सर रिवाइज करके आऊंगा फिर बताऊंगा। ठीक है, कन्वर्जन करोगे तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के अंदर यहाँ पर यूनिट आती हुई मिल जाएगी, है ना। और भी जगह होती है जहां पर आती है ये चीजें, है ना, कभी देखो तो रिकॉल किया करो। अब ध्यान देना जरा, वाटर के लिए मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं, है ना, ध्यान देना। वाटर के लिए विस्कोसिटी कितनी होती है? म्यू फॉर द वाटर। विस्कोसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर लिख रहा हूँ।
द विस्कोसिटी, कौन सी वाली विस्कोसिटी, सिर्फ विस्कोसिटी बोलूंगा हमेशा ये माना जाएगा म्यू, है ना। तो विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज इक्वल टू 1 सेंटीपोइस, लिख लो जरा, 1 सेंटीपोइस होता है। विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज 1 सेंटीपोइस। काफी सारे फैक्ट आपको डीपीपीज में भी मिलेंगे, तो मैं आपको बोल रहा हूँ वाटर और मरकरी के सारे फैक्ट याद रखना। कोई भी नंबर आपको मिले तो सारे नंबर्स याद करना, ठीक है। जैसे सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ठीक है, कैपिलरिटी में अगर कुछ फैक्ट मिल रहे हैं तो वो याद रखो। मरकरी का और वाटर का सारा याद करना, ठीक है। और भी होंगे एक्स्ट्रा, जितने याद हो सकते हैं उतने तो हम बाद में करेंगे, पहले ये दो चीजें हमेशा याद रखना, ठीक है। तो 1 सेंटीपोइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 सेंटीपोइस? 10⁻⁻² पोइस, ठीक है। और अभी अभी पोइस को आपने कन्वर्जन में देखा था, क्या था? 1 पोइस इज इक्वल टू कितना था? दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस इज 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, नोट कर लो। तो अगर कोई कन्वर्जन पूछे या इस यूनिट में पूछे कि विस्कोसिटी ऑफ वाटर कितना है, तो वो 10⁻³ ऑर्डर का है, 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। दिखाई दे रहा है? सिमिलर लॉजिक से वाटर की काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितनी हो जाएगी, देखना जरा। वाटर की काइनेमेटिक विस्कोसिटी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्यान देना। काइनेमेटिक विस्कोसिटी रेशो था सिर्फ किसका, किसके साथ? म्यू का रो के साथ। तो म्यू को अगर आप सीजीएस में डाल दोगे तो सीजीएस में लिखोगे 10⁻⁻², -2 है ना, 10⁻⁻², ये पोइस। और पोइस क्या है? विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट है। इसको भी अगर आप सीजीएस में डालो तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब है 10⁻⁻² सीजीएस यूनिट। एंड व्हाट इज द सीजीएस यूनिट इसका काइनेमेटिक विस्कोसिटी का? स्टोक्स, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसको स्टोक्स कहते हैं। तो सीधा स्टोक्स लिख सकते हो आप, है ना, लिख लो जरा। तो वाटर की जो डायनेमिक विस्कोसिटी है और जो उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो बेसिकली इतना ही है, 10⁻⁻² है, 10⁻⁻²। वो 1 सेंटीपोइस है, ये वो 1 सेंटी स्टोक्स है। सेंटी का मतलब होता है 10⁻², है ना। तो ये 1 सेंटीपोइस है, ये 1 सेंटी स्टोक्स है। ये बहुत ही अच्छी होती है यूनिट, सीजीएस को लाते हैं इस वजह से कई बार कि भाई वाटर के लिए बहुत इजी हो जाएगा। वाटर से डिवाइड जब आप कर रहे हो डेंसिटी से तो 1 आ रहा है सिर्फ, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो इस वजह से आप ग्राम और सेंटीमीटर में काम करना शुरू कर देते हो, ठीक है। आप मार्शल टेस्ट पढ़ते हो, वहां पे भी बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह देखने को मिलते हैं। काम अगर आप ग्राम और सेंटीमीटर में करते हो तो बहुत इजीली रिजल्ट दिख जाते हैं, ठीक है। यूनिट्स में कंफर्टेबल है, थोड़ा बहुत आया समझ में? आगे चले। अभी अभी मैंने टेम्परेचर की बात करी थी, तो इस टेम्परेचर की बात को भी खत्म कर लेते हैं ना। तो नोट करेंगे आप, द वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर, हेडिंग डाल लो, द वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी कैसे वेरी करती है? तो किसी को पता है क्या टेम्परेचर के साथ में विस्कोसिटी कैसे वेरी करती है? फ्लूइड की, है ना, फ्लूइड की। किसकी क्या होती है? लिक्विड्स की टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी घट जाती है, और गैसेस की बढ़ जाती है। उल्टा रिलेशन चलता है। लॉजिक क्या रहता है इसके पीछे? अच्छा, मल्टीपल टाइम कोलिजन होते हैं ना। चलो ठीक है, लगभग आप पहुंच पा रहे हैं आंसर की तरफ। और लिक्विड की कम क्यों हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर? और कोई रीजन? टेम्परेचर बढ़ाने पर पार्टिकल्स के ऊपर कोहेजन फोर्स होता है ना, तो वो क्या हो जाता है? वो ब्रेक हो जाता है। तो बेसिकली जो लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड जिसकी वजह से वो आपस में समझौता करके बैठे हैं, जब आप हीट अप करते हो तो वो बॉन्ड ब्रेक होता है। ब्रेक होने के कारण वो इजी फ्लो करते हैं, है ना। सीधी शब्दों में आप ये बोल दो कि पहले लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो प्रॉपर्ली बॉन्ड बना करके बैठे हुए हैं। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो विस्कोसिटी उनकी फिर कम हो जाती है। क्यों विस्कोसिटी उनकी कम हो जाती है? क्यों? क्योंकि वहां पर बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, है ना। तो ये रीजन बिल्कुल वैलिड रीजन है। आपने एक शब्द लिया कोहेजन। कोहेजन और एडिशन, डिफरेंस पता है क्या? व्हाट इज कोहेजन?
सेम पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स आता है उसको आप क्या कहते हैं, उसको कोहेजन कहते हैं, और डिफरेंट मटेरियल्स के बीच में जो फोर्स आता है उसको एडिशन कहते हैं। जब कैपिलरिटी बताऊंगा तो अभी इसको ऑब्जर्व करेंगे, है ना, अच्छे तरीके से। इन्होंने शब्द यूज किया तो मैं बता रहा हूँ, कोहेजन का मतलब ये है, ठीक है। चलो ध्यान दो। और इन्होंने जो आंसर दिया किसका, कि गैसेस के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी बढ़ जाती है, घटती नहीं है, बढ़ जाती है। गैसेस में क्या होता है, गैसेस में पार्टिकल्स का जो मोशन होता है ना, जब हीट अप करते हैं किसी गैस को तो पार्टिकल्स भागना शुरू करते हैं, और भाग करके वो किसी और पार्टिकल से टकराता है, टकरा करके या तो अपनी एनर्जी कंप्लीटली दे देता है, या टकरा करके वापस आ जाता है। तो एक निश्चित डायरेक्शन में उसका फ्लो अवरुद्ध हो जाता है। फ्लो यदि रुक रहा है आपका इस डायरेक्शन में, उसको भेजा था आपने गर्म करके, यदि वो आगे जाकर के वापस या तो वहीं पे बैठ गया या फिर टकरा करके वापस आ रहा है, दोनों ही सूरतों में क्या उसका फ्लो रेजिस्ट हो गया, ज्यादा रेजिस्ट हो गया। तो ये इसका कारण है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी गैसेस की जो होती है वो बढ़ जाती है। बात समझ में आ गया? दोनों में रिवर्स रिलेशन है, ध्यान रखें आप, है ना, नोट करो। द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड decreases with the increase in temperature. The viscosity of liquid, है ना, फ्लूइड नहीं लिख रहे अब लिक्विड लिख रहे हैं। लिक्विड और गैसेस में दोनों में अलग अलग रिजल्ट है। The viscosity of the liquid decreases with the increase in temperature, with the increase in temperature। और इसका रीजन क्या बताया आपने, कि इसमें जो बॉन्ड था उनके पास में, जो उन्होंने जो वहां पर बॉन्ड बनाकर जो बैठे हुए थे वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, या फिर इन्होंने जो बोला कि कोहेसिव फोर्सेस वहां पर डिक्रीज हो जाते हैं, है ना। तो नोट कर लो, रीजन इज द कोहेसिव फोर्स डिक्रीजेस। रीजन में आप लिख सकते हो द कोहेसिव फोर्स डिक्रीजेस, द कोहेसिव फोर्स डिक्रीजेस। देखो जब जब भी आप कभी भी किसी भी मेंस एग्जाम में लिखने जाओ ना, तो लिखते समय शब्दों का जरूर ध्यान रखा करो। अगर वो शब्द नहीं आते हैं, आपने पूरा इधर उधर की रामायण कर दी, उससे कोई नहीं देखने वाला, है ना। वो कीवर्ड जरूर आने चाहिए। तो जब आप लिक्विड और गैसेस की बात कर रहे हो, अगर आपसे पूछा गया है कि विस्कोसिटी का इफेक्ट बताओ, और आप लिक्विड गैसेस अलग अलग ना बता के कहीं गलती से फ्लूइड यूज कर लोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कॉमन वर्ड यूज नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, ठीक है, नोट करो। द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, अगला लिख लो, द विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस increases with the increase in temperature. The viscosity of gases increases with the increase in temperature. The viscosity of gases increase with the increase in temperature. इसमें वो इमेज ध्यान रखना जो मैंने आपको आपके दिमाग में सेट की है। क्या है, पार्टिकल को गर्म किया, भागा भागा और रास्ते में उसको कोई दूसरा मिला, उसको एनर्जी दे दी, या फिर रिवर्स एनर्जी लेकर के वहां पर वापस आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो एक निश्चित डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर पा रहा है, वो आगे जा नहीं पा रहा है, वो या तो टकरा करके वापस आ रहा है। तो ये इमेज अपने दिमाग में रखो, टेम्परेचर बढ़ाने से ये होता है। तो इसको बोलते हो कि रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल स्टार्ट हो जाता है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, उसको जिस डायरेक्शन में जाना था उधर जा ही नहीं पा रहा है ना। तो इसका मतलब एक तरीके से फ्लो में रुकावट आ गई उसके, ठीक है, नोट करो इसको। तो यू कैन से द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर इंक्रीजेस, है ना। जो इसका मोमेंटम होगा, मोमेंटम जानते हो ना, मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज मोमेंटम? दो तरीके के मोमेंटम आते हैं, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। लीनियर और एंगुलर मेरे हिसाब से क्लियर होगा आपको। जब भी फोर्स लगता है तो चीजें आगे डिस्प्लेस होती है ना, फोर्स लगता है तो चीजें खिसकती है, और जब मूवमेंट लगता है तो चीजें रोटेट होती है। तो एंगुलर मोमेंटम रोटेशंस के केसेस में पढ़ते हैं, और लीनियर मोमेंटम हम जब फोर्सेज लगते हैं उसके केस में पढ़ते हैं ना। तो लीनियर मोमेंटम जो होता है, या सिर्फ जो मोमेंटम होता है वो कितना होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। इस टर्म को क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, है ना, ध्यान रखना। चलो नोट करो, द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर इंक्रीजेस। इसमें फॉर्मूले भी है, मैं आपको लिखवाना नहीं चाह रहा क्योंकि बहुत ही रेयर है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो डीपीपीस में मैंने फॉर्मूले लिखाए हुए हैं ना। जो क्लास के अंदर जो नोट्स बनाएंगे वो सिर्फ आपके क्लियर कट नोट्स बनेंगे, ताकि ये चीजें तो बहुत अच्छे से समझो भी और याद भी रखो, है ना। अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला यहाँ पर लिक्विड के लिए जो फॉर्मूला आता है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप चाहे लिख भी लो इसको। लिक्विड के लिए जो फॉर्मूला आता है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, बीटा टी स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि टी मींस टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर वाली टर्म नीचे है, तो लिक्विड के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी घट जाती है ना। लिक्विड के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी घट जाती है, आपको फॉर्मूले में नजर आ रही होगी। अल्फा और बीटा ये कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, और
म्यू नॉट जो है विस्कोसिटी है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो विस्कोसिटी है उसको म्यू नॉट बोला हुआ है। अगर ये सारी टर्म हम वाटर के लिए देखें, है ना, वाटर के लिए अलग अलग चीज के लिए अलग अलग आएंगे, अल्फा और बीटा भी कांस्टेंट अलग अलग होंगे, है ना, और म्यू नॉट भी अलग होगा। तो नोट कर लो, वाटर के लिए जो म्यू नॉट होता है दिस इज 1.79 इंटू 10⁻³ पॉइज, ठीक है, 1.79 इंटू 10⁻³ पॉइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 0.179 इंटू 10⁻² पॉइज? अभी अभी आपने देखा था कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की जो विस्कोसिटी थी वो 1 सेंटीपॉइज थी, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 सेंटीपॉइज था, और वहां से घट करके टेम्परेचर जब घटा, टेम्परेचर जब बढ़ाया था, है ना, तो वाटर के लिए विस्कोसिटी कैसी होनी चाहिए थी टेम्परेचर बढ़ाने पर? अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो विस्कोसिटी कम हो जाती है ना, तो टेम्परेचर जब बढ़ाया तो विस्कोसिटी, अच्छा यहाँ पे यूनिट्स का एक बार देखना पड़ेगा ना, क्योंकि 1.79 इंटू 10⁻³ पॉइज मेरे पास लिखा हुआ है, मैं चेक करके बताऊंगा इसको, ठीक है। रिलेशन क्या आना चाहिए था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर आप 20 पर जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी कम होनी चाहिए, है ना, तो फैक्ट चेक करना पड़ेगा, ये फैक्ट चेक करके मैं आपको बताऊंगा, है ना। अल्फा और बीटा लिख लो अभी फिलहाल, आप इसको चेक करेंगे हम, है ना, कि किस यूनिट में दिया हुआ है, ये फैक्ट वाली चीज है। अल्फा और बीटा की वैल्यूज, ठीक है, ये वाटर के लिए आपको दी जाती है, ठीक है, आप चाहे तो लिख लो एक सैंपल की तरह। अल्फा की जो वैल्यू है वो 0.03368 है, और बीटा के लिए यही वैल्यू 0.000221 है, ठीक है। वैसे मोटा मोटा आइडिया रखोगे तो उतना काफी होगा। ऐसा करूंगा, इसका एक क्वेश्चन मैं ना वीडियो में करवाऊंगा, जितनी भी लेस इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो वीडियो में भी हम कवर कर लेते हैं ना, तो वहां से हम देख सकते हैं। गैसेस के लिए अगर रिलेशन देखें तो म्यू नॉट प्लस अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर होता है, ठीक है, स्किप करो, मत लिखो, रहने दो, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस ट्राई करते हैं ना। क्वेश्चन लिखो। Calculate the specific weight. Calculate the specific weight, density. Calculate the specific weight, density, and the specific gravity. Calculate the specific weight, density, and the specific gravity of 1 liter of the liquid. 1 liter of liquid, 1 liter of liquid which is having the weight 7 Newton, which is having the weight of 7 Newton. करो, देखें इसको ट्राई। विद यूनिट आप मुझे आंसर देंगे ना, कोई भी चीज का आप आंसर दोगे तो विद यूनिट दोगे, जिस भी यूनिट आपने निकाला है उस यूनिट में आंसर दो, ठीक है। डेंसिटी 713.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये क्या निकाला है आपने? स्पेसिफिक वेट, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी रेशियो ले लेंगे, सिर्फ जो आपने 713.5 बताया था डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, तो दैट इज 0.7135, ठीक है। सारे लोगों का आ गया? इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल समझ में आ गया क्या? स्पेसिफिक वेट पूछा था, स्पेसिफिक वेट इज वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। वेट क्वेश्चन के अंदर 7 न्यूटन दिया है, वॉल्यूम उसने 1 लीटर बोला है, 1 लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना था, है ना, तो सबको कन्वर्जन पता है, मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, है ना। 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर की जो टंकी बनेगी, 1 मीटर कितना होता है लगभग, इतना, ये 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर, 1 मीटर हाइट का इतना बड़ा जो टैंक बनेगा उसमें 1000 लीटर पानी आता है, 1000 लीटर, है ना। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो, इसको याद रख सकते हो, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब क्या है? 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का टैंक। आप इमेजिन करो 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का जो टैंक बनेगा उसमें 1000 लीटर पानी आता है, ठीक है। तो 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, ठीक है। आप लोग ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। या फिर इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो,
आपको ये पता होगा कि 1 मीटर क्यूब से अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में जाए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये 1 इंटू 10⁻², ठीक है, ये हो गया आपका सेंटीमीटर, और इसका क्यूब, इसका मतलब हो जाएगा 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और सेंटीमीटर क्यूब में आपको कन्वर्जन शायद पता होगा, सेंटीमीटर क्यूब को ml भी कहते हैं, है ना, इसी को ml भी कहा जाता है, मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होगा, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। इतना सा जो ब्लॉक होगा उसमें कितना पानी आता है, 1 ml पानी आता है, सिर्फ 1 ml, है ना। तो 10⁻6 ये ml के बराबर है, और मिली को जब कन्वर्ट करवाओगे तो 10⁻³ का फैक्टर लगेगा, तो ये 10⁻³ लीटर हो जाएगा। बात समझ आ गया, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, ठीक है। कन्वर्जन फिर याद रखो। तो आपको 1 लीटर दिया था, 1 लीटर की जगह 10⁻³ मीटर क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो 7 डिवाइडेड बाय 10⁻³ किया तो 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब आंसर आ गया, जो कि स्पेसिफिक वेट पूछा था। हो गया क्या क्वेश्चन, ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा। If the velocity distribution over the plate, if the velocity distribution over the plate is given by, if the velocity distribution over the plate is given by u is equal to 2/3y minus y square, the velocity distribution is given by u is equal to 2/3y minus y square, in which u is the velocity in meter per second, in which u is the velocity in meter per second, u is the velocity in meter per second, and y is the distance in meter, y is the distance in meter above the plate, y is the distance in meter above the plate. Determine the shear stress, determine the shear stress, determine the shear stress at y is equal to 0, determine the shear stress at y is equal to 0, comma, at y is equal to 0.15 meter, 0.15 meter. Take the viscosity of fluid. अभी तक मैं कौन सी विस्कोसिटी देने वाला हूँ फ्लूइड की, कौन सी विस्कोसिटी, क्योंकि मैंने सिर्फ विस्कोसिटी बोला है तो अभी तक तो डायनेमिक समझ में आ रहा है, लेकिन अगर विस्कोसिटी देने के बाद अगर यूनिट मैंने स्टॉक से लगा दी तो क्या समझेंगे फिर, वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी। फिर नाम पे ध्यान मत देना, है ना, यूनिट से पहचाना करो हमेशा चीजों को, चाहे नाम वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोल दे मान लो, लेकिन यूनिट स्टॉक्स की जगह अगर आपको डायनेमिक विस्कोसिटी दे रखी तो वो मानना पड़ेगा आपको, यूनिट से चलना हमेशा, है ना, यूनिट को फाइनल मानना, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एक बार ये इसमें क्वेश्चन आया था, बॉल पोटेंशियल फंक्शन का था लेकिन सिंबल उसने स्ट्रीम फंक्शन का दे दिया, ठीक है। तो सिंबल से नहीं पहचानते, फिर हम नाम से पहचानते हैं। और हमेशा जब भी किसी भी सब्जेक्ट में अगर यूनिट अलग दे रखी है और नाम कुछ अलग बता रखा है तो यूनिट से पहचानना। जैसे डेंसिटी बोले और बोल दे कि डेंसिटी किसी चीज की 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, तो उसने डेंसिटी नहीं बोली है, उसने यूनिट वेट दिया है, तो आपको यूनिट वेट यानी कि ग्रेविटी से मल्टीप्लाई होके रखा है, उसी के साथ आप आगे बढ़ जाओगे, है ना। तो नोट करो, द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज 8.63 पॉइज, 8.63 पॉइज आपको डायनेमिक विस्कोसिटी दे रखी है। क्वेश्चन जब भी स्टार्ट करो, मैं देख रहा हूं आपकी कॉपी में हर कोई लिख रहा है टाउ बराबर म्यू डी बाई डी वाई, लेकिन किसी ने भी, एक ने भी हिम्मत नहीं की कि हम थोड़ा सा लिखें इसको, क्या लिखें, टाउ बराबर म्यू डी बाई डी वाई लगाने से पहले किसको थोड़ी सी इज्जत दो। कब लगेगी ये क्वेश्चन, क्योंकि हो सकता है कभी ना लगे तो पकड़ में कैसे आएगा फिर आपके क्वेश्चन। तो लिखो, लेट्स अज्यूम दैट द फ्लूइड इज न्यूटोनियन फ्लूइड, क्योंकि बोला नहीं था ना उसने, वाटर बोला था क्या उसने, कुछ वाटर दिया होगा तो बाय डिफॉल्ट आप मान भी लेते हैं, लेकिन अगर दे भी रखा हो, फ्लूइड बोला था उसने तो लास्ट तक भी, वाटर कुछ नहीं बोला उसने। और कहीं पर भी उसने ये नहीं बोला कि न्यूटोनियन है,
तो आपको ये बात लिखनी चाहिए, इक्वेशन को यूज करने से पहले थोड़ी सी रेस्पेक्ट दो उसको, है ना, कि टाउ बराबर म्यू डी बाई डी वाई लगा रहे हो तो लिखो। एक तो आप ये चीज गलती करते हो, दूसरा किसी ने भी ये वाला डायग्राम नहीं बनाया। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस टॉपिक की तो मैं बोलूंगा बार बार ये डायग्राम बनाया करो। आगे जाके जो टॉपिक आएगा बाउंड्री लेयर थ्योरी, उसमें भी हमारा ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे बहुत सारी चीजें होती हुई दिखेगी आपको, है ना, वरना आपको दिखेगी नहीं फिर चीजें। वेलोसिटी u है या u प्लस डी है, ये आपने बोला कि ये dy के बराबर है। ये जो बेसिक डायग्राम होता है ना, इसको बना के रखा करो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में उसने वेलोसिटी का फंक्शन दे दिया कि y के साथ में वेलोसिटी का फंक्शन ये है, तो नजर भी आ रही होगी y बराबर 0, मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट पर y बराबर 0 है ना। तो y बराबर 0 पर इस इक्वेशन में डाल दे तो 0 मिल रहा है क्या, बिल्कुल 0 मिल रहा है, ठीक है। आगे देखो जरा, टेक द डायनेमिक विस्कोसिटी, यानी कि म्यू आपको बताया हुआ है ना, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर आपको बता रखी है, दिस इज 8.63 पॉइज, है ना। और मैंने आपको बोला था कन्वर्जन क्या है, 10 पॉइज 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होते हैं, ठीक है। कन्वर्जन का ध्यान रखना, क्योंकि हम इसको एमकेएस में जो ऐसा यूनिट से उसके अंदर हम चला करके चलेंगे, ठीक है। चलो, शियर स्ट्रेस निकालना था y बराबर 0 पर, एक तो यहाँ निकालना है, और अगर आपको शियर स्ट्रेस निकालना है, जैसे ये वाला पॉइंट ले लिया, तो मान लेते हैं इस जगह पर आपको शियर स्ट्रेस निकालना है। इस जगह पर y कितना है, दिस इज इक्वल टू 0.15 मीटर, ये आपको दिया हुआ है। 15 सेंटीमीटर दूर, बाउंड्री से 15 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट है, वहां पर हमें ये चीज निकालनी है, ठीक है। चलो, तो पहली चीज यहाँ पर यूज करते हैं कि हम एट y इज इक्वल टू 0 अगर इसको निकालने जाए तो सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट करके साइड में रख दो, है ना। What is the function is tau is equal to mu multiplied by du by dy, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो दिस इज इक्वल टू 2/3 माइनस 2y, है ना, 2/3 माइनस 2y। तो ये जो इक्वेशन आई है आपकी, ये बेसिकली यही इक्वेशन है टाउ, यानी कि शियर स्ट्रेस। अब आपसे पूछा है y बराबर 0 पे, पुट कर दो जरा इस इक्वेशन को, तो टाउ नॉट इज इक्वल टू म्यू, म्यू को क्या लिख देंगे 8.63 डिवाइडेड बाय 10, हाथों हाथ कर दो। अब ये न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, है ना, मल्टीप्लाइड बाय, जब आप इसको पुट करोगे y को 0, तो 2/3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, हाँ, यहाँ से आंसर मिलेगा। और किस यूनिट में मिलेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। बात समझ में आ गई। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ये आंसर आ रहा है 0.5756 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। खत्म बात कहानी। तो मेरे हिसाब से जब जब भी इस इक्वेशन को लिखोगे थोड़ी सी रिस्पेक्ट दो, ताकि आपको वो जो सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन थे ना, उनके जवाब आप दे पाओ, क्योंकि आपकी पकड़ में है ये इक्वेशन कि जब जब भी फ्लो या फ्लूइड जो न्यूटोनियन होता है तो उसका मतलब ये इक्वेशन वैलिड होती है। तो मैं आपको ये स्टेटमेंट बार बार रिकॉल करवाना चाह रहा हूँ, बस इसको लिखने का मतलब ये है, ठीक है। चलो, कई सारे क्वेश्चन दिखेंगे आपको, है ना, वहां पर डीपीपी जब आप सॉल्व करोगे। चलो, नेक्स्ट यदि आप निकालें, यानी कि एट y इज इक्वल टू 0.15, तो क्या करना है, इस इक्वेशन में 0.15 पुट कर देना y की जगह पर, ठीक है। बस यहाँ चेंज आएगा, 0 की जगह 0.15, आंसर आ जाएगा। तो दैट इज 0.3167 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आ गया सब लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। लिखो जरा, अगला क्वेश्चन लिखो। A plate 0.025 mm distance. A plate 0.025 mm distance from the fixed plate moves at 60 centimeter per second. Moves at 60 centimeter per second. Moves at 60 centimeter per second and requires a force 2 Newton per unit area, and requires the force 2 Newton per unit area, 2 Newton per unit area, that is 2 Newton per meter square, है ना, 2 Newton per unit area, that is 2 Newton per meter square। लिख लो पूरा, है ना, ये भी इसने बोला हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ, है ना। तो 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया, दैट इज
2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा। नेक्स्ट लिखो, टू मेंटेन दिस स्पीड, टू मेंटेन दिस स्पीड, टू मेंटेन दिस स्पीड determine the fluid viscosity between the plates, determine the fluid viscosity between the plates, determine the fluid viscosity between the plates, fluid viscosity निकालो प्लेट्स के बीच में कितनी है। हर एक न्यूमेरिकल का डायग्राम बनेगा, कसम खा लो आज से, ठीक है। जिनका नहीं भी बनता ना उसका भी बनवाऊंगा मैं आपसे। डायग्राम बना रहे हो इसका मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग चल रही है टॉपिक की, उसके पीछे की कहानी जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये जो डायग्राम आप बार बार बना रहे हो कि ये आपका कोई सॉलिड यहाँ पर प्लेट है ना, दिस इज द सॉलिड प्लेट। हाँ, आंसर तो आपका सही है, 8.33 वॉट। ठीक है, ठीक है। देखो प्लेट है और यहाँ पर ये जो फिक्स्ड प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है जो कि मूव कर रही है और ये प्लेट आपकी फिक्स्ड है। गौरव ये डायग्राम बनाया नहीं बनाया? डायग्राम बनाना इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन इजी नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का आएगा। तो वो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप लोगों को फिर जरूरत पड़ेगी इन सब अंडरस्टैंडिंग की, है ना। ये तो हमारी अभी बेसिक क्लास है तो बिल्कुल इजी चल रहा है, बाकी फिर आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी फिक्स्ड की। जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ आपको इस पे भी, उस पर ध्यान से नजर रखना। आंसर आ जाए भले ही आपका, लेकिन पूरा ध्यान से सुनना, ठीक है। एक फिक्स्ड है यहाँ पर, ये फिक्स है मतलब रुका हुआ है। जैसे कोई चैनल रुका होता है, उसकी बाउंड्री रुकी हुई होती है, फ्लोर अपना रुका हुआ है, पानी फैला दिया, है ना। और यहाँ पर एक प्लेट है जो कि आगे की तरफ जाएगी, ठीक है। और ये हम चाहते हैं कि ये कांस्टेंट स्पीड से जाए, है ना। कांस्टेंट यहाँ पर एक स्पीड मेंटेन हो, उसने बोला है। और ये प्लेट कितनी डिस्टेंस पर ये बताया हुआ है, 0.025 mm। पहले तो ये ध्यान दो, दिस गैप इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा सा गैप है। जैसे बर्तन धोते समय जो प्लेट आप धोने के बाद में रख देते हो ना, और उसके बीच में पानी फंस जाता है, तो वो जो इतना सा जो पानी है, वो जो लेयर बनी वो है ये, उससे भी पतली लेयर है, ठीक है। 0.025 mm सोचो, ठीक है। दिस इज वेरी स्मॉल गैप, है ना, इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना। यहाँ पर ये जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। देखो ध्यान दो एक एक शब्द पे, दिस मूव्स एट द स्पीड ऑफ 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक स्पीड आपको दे रखी है और ये एक फिक्स स्पीड दे दी, यानी कि कांस्टेंट है। जब भी स्पीड कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, और एक्सेलरेशन जीरो मतलब वहां पे फोर्स भी जीरो होता है ना। लेकिन यहां पर आपके पास में फिर फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि लेयर्स के बीच में क्या है, लेयर्स के बीच में शियर स्ट्रेस है, कांस्टेंट स्पीड से वो जा ही नहीं सकता। तो कांस्टेंट स्पीड से ले जाने के लिए, क्योंकि लेयर्स आपस में क्या लगाती है, शेयर लगाती है, शेयर की वजह से स्पीड घट जाती है, और हम चाहते हैं कांस्टेंट स्पीड से जाए। तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, जितना लेयर्स ने शेयर स्ट्रेस लगाया उतना ही फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। तो आपने इस इक्वेशन में फटाफट से क्या किया वो तो मैं जानता हूं, कि टाउ को लिख दिया, फिर दोनों तरफ एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, a इंटू टाउ कर दिया, म्यू मल्टीप्लाइड बाय एरिया du बाय dy। आपने परवाह ही नहीं करी कि ये देता क्या है, ये देता है शेयर स्ट्रेस बिटवीन द लेयर्स। उतना ही फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि ये रेजिस्टेंस फोर्स वहां लेयर्स के बीच में आया था, और कांस्टेंट स्पीड से जाना चाहते हो, तो ये फोर्स जो आप लगा रहे हो और जो ये आया है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। समझे क्या आप कंसेप्ट? वेलोसिटी कांस्टेंट यदि मेंटेन करवानी है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, और हम जानते हैं कि मोशन में जब भी होगा फिक्स बाउंड्री शियर स्ट्रेस देगा, यानी कि रेजिस्टिव फोर्स आएगा, और रेजिस्टिव फोर्स को बैलेंस करवाता हुआ उतना ही फोर्स लगा दोगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। क्वेश्चन का कंसेप्ट आया समझ में? ये है मेन कंसेप्ट, है ना कि ये तो सबको दिख ही रहा है। एक ही क्वेश्चन थी, किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया से, फोर्स आना ही है, और वो आया, वो आंसर आया। लेकिन इसके अंदर एनालिसिस मेरे को लगता नहीं कि किसी ने की होगी, कि ये आपका बेसिकली ये लेयर्स के बीच वाला फोर्स था, इसी को आपने क्यों बराबर कर दिया कि इतना ही फोर्स लगाना है। उसका आंसर है जो स्पीड थी ये कांस्टेंट थी, कांस्टेंट स्पीड मतलब नेट फोर्स जीरो। ठीक है, चलो देखो अब तो आंसर आ ही जाएगा, इसमें कुछ बचा नहीं, है ना। तो ये जो फोर्स है इसका आंसर निकालते समय, ठीक है, कितना दिया था आपको, म्यू कितना दिया, व्हाट इज म्यू? अच्छा म्यू निकालना था, डिटरमाइन द फ्लूइड विस्कोसिटी, ना, तो म्यू तो निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया की जगह यहाँ पर उसने बेसिकली यही टर्म दे दी थी, है ना, तो एरिया से एरिया काट करके, ठीक है, या फिर
ये जो आपके पास में एरिया को यहाँ दिखा रहे हैं, तो ये एरिया कर दिया, तो टाउ डिवाइड बाय एरिया आपको बता दिया था उसने ना, फोर्स डिवाइड बाय एरिया है ना, बेसिकली आपको फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया उसने बता दिया था, यानी कि शियर स्ट्रेस बता दी थी है ना। तो बेसिकली आपको जो दिया था ना उसने वो टाउ ही दिया था, फोर्स पर यूनिट एरिया है ना क्वेश्चन के अंदर, तो फोर्स पर यूनिट एरिया टाउ था, ठीक है। और ये दिया हुआ 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ तो आपने 2 पुट कर दिया, म्यू मल्टीप्लाइड बाय डी बाय डी वाई। अब देखो डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है जिन दो पॉइंट्स के बीच में, जिन दो लेयर्स के बीच में आप बात कर रहे हो, उनमें वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है, ये 0 वेलोसिटी पर है और ये 60 सेंटीमीटर पर सेकंड पर है ना, तो दिस इज इक्वल टू 60, और ये सेंटीमीटर में था तो 10⁻⁻², मीटर पर सेकंड में आ गया, डिवाइडेड बाय जिन दो लेयर्स के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस लिया है ना आपने, वहां पर गैप कितना हम दोनों के बीच में। du का मतलब होता है जिन भी दो लेयर्स के बीच में आप वेलोसिटी का डिफरेंस ले रहे हो, वो तो du हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो है 0.025 इंटू 10⁻⁻3। सारा काम न्यूटन और मीटर में कर रहे हो आप, इस टॉपिक के अंदर सारा काम न्यूटन और मीटर में कर रहे हो, ठीक है। करो देखिए सॉल्व। तो यहां से म्यू आया, द वैल्यू ऑफ म्यू इज इक्वल टू 8.33 इंटू 10⁻⁻4 पॉइज, ठीक है। वैसे तो 10⁻⁻5 आएगा, ठीक है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में। अगर आप पॉइज में लिखना चाहते हो तो 10⁻⁻4 पॉइज हो जाएगा। बात आ गई क्या समझ में? यहां से 10⁻⁻5 आएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, अगर पॉइज में कन्वर्ट करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ गई बातें सारी? एक और क्वेश्चन करें, लिखो जरा। If the velocity profile of the fluid, if the velocity profile of the fluid over the plate is parabolic, if the velocity profile of the fluid over the plate is parabolic with the vertex 20 centimeter from the plate, with the vertex 20 centimeter from the plate, 20 centimeter from the plate, where the velocity is 120 centimeter per second, where the velocity is 120 centimeter per second, where the velocity is 120 centimeter per second. Calculate the velocity gradient. Calculate the velocity gradient. क्या निकालना है आपको? du by dy है ना। Calculate the velocity gradient and the shear stress. Calculate the velocity gradient and the shear stress at the distance of 0, 10 centimeter and 20 centimeter from the plate. 0, 10 centimeter and 20 centimeter from the plate. If the viscosity of the fluid is 8.5 poise, viscosity 8.5 poise given है, इसमें भी आपको डायग्राम बनाना चाहिए। वेलोसिटी प्रोफाइल आपको बता रखी है, ठीक है, पैराबोलिक है, विद द वर्टेक्स 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेट, ठीक है, वेयर द वेलोसिटी इज 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपको प्लेट की वेलोसिटी बता रखी है, दिस इज 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड इस जगह पर, और ये जो डिस्टेंस आपको बताया हुआ है, दिस डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू कितना, दिस इज 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दूर जाकर के जो वेलोसिटी है वो 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी प्रोफाइल आपको बताई हुई है यहाँ पर, ये कैसी है, पैराबोलिक है, दिस इज गिवन एज पैराबोलिक प्रोफाइल, ठीक है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड द शियर स्ट्रेस, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि आपको du by dy वाली टर्म बतानी है, और आपको बताना है कि व्हाट इज द शियर स्ट्रेस, है ना, यानी कि टाउ की वैल्यू क्या क्या होगी, ठीक है, इन जगहों पर।
क्या करेंगे आप लोग, क्या कर रहे हैं बताओ जरा, सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? जो डेटा दिया हुआ है उसमें सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले तो न्यूटनियन फ्लूइड मान लो, है ना। तो हमने न्यूटनियन फ्लूइड मान लिया कि टाउ की जो इक्वेशन यूज करने वाले हैं वो म्यू मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी वाई है। देखो ये जो डिफरेंशियल है ना, ये आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होगा। तो वेलोसिटी का फंक्शन तो बनाना पड़ेगा, और वो पैराबोलिक है। तो वेलोसिटी का फंक्शन क्या होगा, इक्वेशन कैसे लिखोगे, यू एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसे लिख दे क्या। y का फंक्शन होता है ना वेलोसिटी, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वेलोसिटी चेंज हो रही है आपकी, है ना। ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तीन कांस्टेंट नजर आ रहे हैं क्या, ए बी और सी। जब तक ये तीन निकलेंगे नहीं तब तक काम होगा नहीं। तो क्या क्या बाउंड्री कंडीशन है, तीन बाउंड्री कंडीशन आप मुझे बता दो, काम हो जाएगा। पहली बाउंड्री कंडीशन y बराबर 0 पर u बराबर 0, पहली तो होगी जो सबको दिख जाती है आराम से। दूसरी y बराबर 20 सेंटीमीटर पर, जैसे यहां से 20 सेंटीमीटर गए स्पीड इतनी है, दूसरी भी बन गई। तीसरी एट y इक्वल्स टू 0, एट y इक्वल्स टू 0 du बाय dy कितना, du बाय dy 0 नहीं, du बाय dy 0 नहीं, y बराबर 0 पर du बाय dy 0 बोल रहे हैं, ये तो गलत है। हाँ और कुछ, अतिबा बोल रही है कि y बराबर 20 पर du बाय dy 0 होगा। अतिबा ऐसे बोल रही है, आप बोल रहे हो y बराबर 0 पे du बाय dy 0 है, ये तो गलत है। y बराबर 20 पर अतिबा बोल रही है कि यहाँ पर du बाय dy 0 होगा। अतिबा की बात सही है गलत है, मुझे ये बताओ। सुनो मेरी बात को ध्यान से, यहाँ आपको थोड़े से ऑब्जर्वेशंस काम आएंगे, अच्छी चीज है जो बार बार बोल रहा हूँ। पहले जो गैप दिए ना मैंने अब तक क्वेश्चन के अंदर, बहुत ही छोटे गैप थे। अब जो मैंने गैप दिया है वो काफी लार्ज है, 20 सेंटीमीटर इज वेरी लार्ज। और वो जो गैप अब तक चल रहे थे 0.25 mm, 0.5 mm, 0.025 mm, बहुत ही कम गैप। सुनो यहाँ पर जाते जाते जैसे जैसे बाउंड्री से दूर हटते जाते हो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो ये वो जगह मान सकते हो आप जहां पे वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो इस जगह पर डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 0। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वो 0 होगा। तो तीसरी बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर, यहाँ तो मैक्सिमम है। सोचो dy बाई dy देखेंगे तो टेंजेंट ऐसे जा रही है, तो इनफाइनाइट स्लोप है यहाँ। तो y डायरेक्शन के साथ जब इसकी टेंजेंट का आप स्लोप देखें तो वो तो इनफाइनाइट है, मैक्सिमम है यहाँ। तो dy बाई dy जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, अगर कोई पूछे कि वेलोसिटी ग्रेडियंट, फिर से थ्योरी वाले क्वेश्चन में आ सकता है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सबसे ज्यादा यही होता है आगे जाके बाउंड्री लेयर वगैरह, पाइप में शियर में बताऊंगा आपको। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि बाउंड्री पर शियर स्ट्रेस सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट सबसे ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? जहां पर बाउंड्री होती है वहां पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर शियर स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, शियर स्ट्रेस ज्यादा है क्यों? क्योंकि वहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा है। बात आ रही है समझ में? तो तीन बाउंड्री कंडीशन दिख गई क्या, y बराबर 0 पर u बराबर 0, y बराबर 20 सेंटीमीटर पे u बराबर 120 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये दूसरी। और तीसरा है y बराबर 20 सेंटीमीटर पर du बाय dy बराबर 0। ठीक है, गौरव आ गया समझ में अच्छे से? लॉजिक्स रखो एकदम, हर चीज का लॉजिक है, लेकिन वो आता है मैथ्स और फिजिक्स से, है ना। तो अप्लाई करने की आदत डालो। अब मुझे ना ए बी सी निकल करके दे दोगे आप बड़े आराम से, देना जरा। सी तो इन्होंने 0 बताया, y बराबर 0 पर u बराबर 0, c 0 आ गया। ये कहां से आया? ये आया आपकी उस कंडीशन को रखने पर, एट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर आपने बोला है कि u जो होगा वो 0 होगा। हाँ अतिबा दूसरा है क्या? एक मिनट, कितना, -3/10, किस चीज की वैल्यू? a। तो आप लोग देखो है ना, -3/10 बता रही है, और b 12। सारे लोग देखो, मेरे पास में सिर्फ आंसर है ना, आप लोग देखो कि इनका ये कैलकुलेशन सही की है गलत की। इक्वेशन बनवाओ या आप लोग बना रहे हैं? बनाओ, इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन क्या बनेगी मैं दिखा देता हूं आपको। u की वैल्यू 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो हम चाहते हैं मीटर और सेकंड में काम करें। ऐसे करें, मीटर और सेकंड में काम, तो मीटर और सेकंड में कर लो। ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर, सारा काम आपका सेंटीमीटर में पॉइंट्स वगैरह में दे रखा है। तो आप चाहे तो सीजीएस में पूरा काम करो, उसमें भी कोई परेशानी नहीं। किसमें किया यूनिट में, कौन सी यूनिट में काम किया? हाँ डायरेक्ट इक्वेशन तो यूज करिए अपन ने, लेकिन 120 डाला या फिर आपने 1.20 डाला? 120 है ना, तो इन्होंने सीजीएस में काम किया है। देखो 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो ए रखा, y को इन्होंने फिर रख दिया, पुट कर दिया कितना, 20।
इस 20 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हो गया b मल्टीप्लाइड बाई 20। तो यहां से इनकी इक्वेशन बनी 20a प्लस b इज इक्वल टू 6। यही बना क्या, 20a प्लस b इज इक्वल टू 6, ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन du बाई dy इज इक्वल टू 0, तो वहां से बन जाएगी आपकी 2a मल्टीप्लाइड बाई 20, ठीक है, प्लस b, ठीक है, 2ay प्लस b इज इक्वल टू du बाई dy आ गया, वो 0 हो गया। तो एक आपके पास में इक्वेशन है 40a प्लस b इज इक्वल टू 0, इसमें से इसको घटा दो तो 20a इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। तो a आ जाएगा आपका 6 डिवाइडेड बाई 20, माइनस साइन के साथ है ना, माइनस 6 डिवाइड बाई 20 यानी कि माइनस 3/10 आया गया। तो अतीबा डायरेक्ट कुछ नहीं होता, आपने किस यूनिट में काम किया है, आपने काम किया है 120 रखा है, इसका मतलब सेंटीमीटर पर सेकंड में काम किया है आपने, यानी आप सेंटीमीटर्स में काम कर रहे हो अपना सारा। तो ध्यान देना, आप जब मुझे ये इक्वेशन बता रहे हो ना आप कि u बराबर इतना इतना कितना माइनस 3/10 वाई स्क्वायर प्लस, देखना दूसरा कांस्टेंट आप लोग चेक करना 12 आ रहा है क्या, 12 वाई। तो ये जो इक्वेशन आपने बनाई है ना, इसमें भी यूनिट चलेगी। u तो चल रहा है आपका सेंटीमीटर पर सेकंड में, और जो y चल रहा है आपका वो सेंटीमीटर में चल रहा है, ध्यान रखना, यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखा करो, है ना। तो किस यूनिट्स में काम किया आपने, आपने u को तो सेंटीमीटर पर सेकंड में लिया, डिस्टेंसेस को आपने सेंटीमीटर में लिया। अब ठीक है, अब तो आंसर निकालने की बारी है, आंसर निकाल सकते हैं, है ना, निकालो देखें। किसी का कोई आंसर आया? एक तो आपसे du बाई dy वाली टर्म पूछी थी, तो du बाई dy वाली टर्म निकाल लो। व्हाट इज du बाई dy, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, है ना। तो du बाई dy आपका है माइनस कितना, माइनस 0.6y प्लस 12, है ना। ये बन गया आपका du बाई dy वाली टर्म। y बराबर 0 पर रख दोगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 को क्या यूनिट दोगे, 12 सेकेंड इनवर्स, है ना। du बाई dy ये भी यूनिट है, du बाई dy की यूनिट क्या चल रही है, मीटर पर सेकंड पर मीटर, यानी कि वो सेकंड इनवर्स में आएगा। या फिर आप बोल सकते हो इस टॉपिक में आपने इस क्वेश्चन के अंदर लिए है सेंटीमीटर पर सेकंड पर सेंटीमीटर, तो आपको वहां से भी क्या मिलेगी, पर सेकंड में मिलेगा, है ना। du बाई dy पर सेकंड में आ रहा है। ये तो कहाँ पे आ रहा है, y बराबर 0 पर। फिर इसके बाद में और भी डेटा आपसे पूछा है, y बराबर 20 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे निकालो। तो y बराबर 0 पर तो 12 आया, y बराबर 10 पर 6 आया, ठीक है, और y बराबर 20 पर 0 आ रहा है। और ये जो आपके ये वैल्यूज है, ये सारी की सारी सेकंड इनवर्स में आई है, किसकी, du बाई dy की, है ना। तो आप जानते हो du बाई dy को जब विस्कोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो शेयर स्ट्रेस आ जाता है। विस्कोसिटी क्वेश्चन में दी कितनी थी आपको, बताना जरा, क्वेश्चन के अंदर 8.5, तो यहां से मल्टीप्लाई करते जाओ, 8.5 मल्टीप्लाइड बाई 12, हाँ, डिवाइड बाई 10 भी कर दो, ठीक है। वैसे आपको डिवाइड बाई 10 करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपका जो आंसर आएगा वो भी आपका सीजीएस यूनिट में आ जाएगा, ऐसे बोल सकते हो आप, सीजीएस यूनिट में आंसर दे सकते हो। और आप यदि कन्वर्ट करते हुए उसमें भी कोई बुराई नहीं है, 8.65 डिवाइड बाई 10 कर दिया, है ना, ये तो आपका न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 12, तो ये आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आंसर आ गया, ठीक है। और ये 12 की जगह अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो y बराबर 10 पे आ जाएगा। अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि रिजल्ट 0 होगा, कहाँ पे, 20 सेंटीमीटर पर। ये तो इक्वेशन ही यूज करी थी आपने, ठीक है, कि इस जगह पर शेयर स्ट्रेस सबसे दूर यदि चले जाओगे तो शेयर स्ट्रेस 0 हो जाएगा, ठीक है। सारे कंसेप्ट आगे समझ में। तो ऐसा करते हैं, अभी रुकते हैं यहीं पर, ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे।